तो कार्बन फैमिली में हम लोग चल रहे हैं चर्चा करने के लिए क्या चीज के बारे में, तो ऑक्साइड ऑफ कार्बन के बारे में हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं। क्या चीज के बारे में? तो ऑक्साइड ऑफ कार्बन के बारे में, कार्बन के ऑक्साइड्स के बारे में, ऑक्साइड ऑफ कार्बन। जानते हो बेटा, कार्बन के दो ऑक्साइड बहुत फेमस हैं और सभी लोग जानते हैं। एक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड। अभी फिलहाल हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं क्या चीज के बारे में, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में। ठीक है, सुनो बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत यूनिक मॉलिक्यूल है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही ज्यादा यूनिक है अपने आप में। सर इतना ज्यादा आप माने प्रेशर डालकर यूनिकनेस पे जोर क्यों दे रहे हैं, क्या कारण है? कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन और इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 बॉन्ड भी बनाना है। कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन और ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको 4 बॉन्ड भी बनाना है। तो जो कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, जनरली उन्हीं चारों का यूज करके 4 बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन के किसी भी कंपाउंड में कभी लोन पेयर नहीं होता है। कार्बन के कोई भी कंपाउंड ले लीजिए, कहीं पर कार्बन के पास लोन पेयर बचा हुआ है, ये चांस भी नहीं है और होता भी नहीं है। अरे बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन के पास लोन पेयर बचा है। सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड में इसके स्ट्रक्चर से ही कहानी का शुरुआत करते हैं। ये रहा कार्बन, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन के साथ 2 बॉन्ड बनाया। ठीक है, ये कार्बन ने कहा कि ऑक्सीजन तुम्हारा तो ऑक्टेट पूरा हो गया यार, मेरा ऑक्टेट न पूरा हुआ है। तो ऑक्सीजन ने कहा कि तुम टेंशन ना लो, हम तुमको अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट कर देते हैं, बैक बॉन्डिंग के द्वारा अपना लोन पेयर तुमको दे देते हैं। ठीक है, ये लोन पेयर दे दिया है इसको, तो यहां पर ये बचा हुआ रह गया है क्या चीज? लोन पेयर। ठीक, कार्बन के पास लोन पेयर बचा हुआ रह गया है। कार्बन के पास लोन पेयर बचा हुआ रह जाने के कारण ही कार्बन अपने इस मॉलिक्यूल में जब फॉर्म में होता है तो यह बिहेव करता है, बहुत अच्छा लिगेंड के जैसा बिहेव करता है, बहुत स्ट्रॉन्ग लिगेंड के जैसा बिहेव करता है। ठीक है, जानते हो बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड, सबका ध्यान हमारे तरफ, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस होता है और बहुत तेज पॉइजन होता है। 2 से 3 सांस काफी है आपका कहानी सॉल्व करने के लिए, और कहानी भी इस तरह से सॉल्व होगा कि आप चीख ना पाएंगे, चिल्ला ना पाएंगे, छटपटा ना पाएंगे। कभी कभी कुआं में, टंकी में, नीचे जो टंकी बनाया गया है या पुराना जो वेल है, कुआं है, उसमें नीचे में कार्बन मोनोऑक्साइड का डिपॉजिट जमा हो जाता है। कुछ अगर सड़ा गला फर्मेंटेशन हुआ तो कार्बन मोनोऑक्साइड का डिपॉजिट हो जाता है नीचे में। लेबर नीचे उतरा साफ सफाई के लिए या किसी भी काम के लिए, 2-3 सांस लिया, छटपटा भी नहीं पाता है और वो उसका ये हो जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण जो दम घुटने की घटना होती है, इसको एक्सफिक्सिया बोलते हैं। इसको क्या नाम से पुकारते हैं? एक्सफिक्सिया, ASPH, इसको बोलते हैं क्या चीज? YXIA, एक्सफिक्सिया बोलते हैं। ये एक्सफिक्सिया क्या चीज है? हमारा हीमोग्लोबिन, जिसके सेंटर में आयरन है, आयरन का ही कॉम्प्लेक्स है ना हीमोग्लोबिन। ये क्या करता है? हीमोग्लोबिन का काम क्या है? फेफड़ा से ऑक्सीजन लेना, सेल को ऑक्सीजन देना, और सेल ने जो CO2 दिया है वो ले जाकर फेफड़ा को दे देना, जो हम लोग बाहर निकालते हैं। ये ढोने का काम, ट्रांसपोर्टेशन का काम है किसका? ब्लड का काम है, हीमोग्लोबिन का काम है। ये जाकर हीमोग्लोबिन के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है। यह जाकर हीमोग्लोबिन के साथ एक स्टेबल, मजबूत लिगेंड होने के कारण उसके साथ इतना स्टेबल कंपाउंड बना देता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। CO जब हीमोग्लोबिन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है तो उसको क्या बोला करते हैं? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोला करते हैं। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इतना स्टेबल कंपाउंड है कि फेफड़ा ने कहा कि लेना ऑक्सीजन ले जाओ ना सेल के पास, वो कहा कि ना ले जाएंगे, क्योंकि अब कहाँ सब बॉन्ड बन चुका है। तो वो CO2 और O2 ढोने का काम बंद कर देता है। उतना ही देर, जितना देर सांस बंद कर देने पर लोग टिक सके बिना ऑक्सीजन का, कितना देर? 2 न 3 मिनट। बहुत ज्यादा आप कुछ योगा प्रैक्टिस किए हुए हो तो 5 मिनट कहानी। इसलिए मना किया जाता है कि अंगीठी, लकड़ी या कोयला जलाकर बंद रूम में नहीं सोना चाहिए। क्यों?
क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि रूम अगर बंद है, ऑक्सीजन लेवल कम हुआ, वो कोयला या लकड़ी का इनकम्प्लीट कंबशन होने लगा, तो वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनने लगेगा। आप सोए हैं, सोए ही रह जाएंगे, पता भी ना चलेगा क्या हो गया। तो ये एक्सफिक्सिया, काम का बात पर ज्यादा जोर देना, इधर उधर की बात आपको अट्रैक्ट करने के लिए है, तो जो मेन चीज बताएं उस पर ज्यादा जोर देना। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है इस मायने में यूनिक होता है, पॉइजनस होता है। क्यों पॉइजनस होता है उसका कारण आपको बताए थे, ठीक है बेटा। कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में 2-3 चीज हमको और बोलना है, बोलते चलना है, आप सुनते चलो। जानते हो कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड लेंथ होता है, ये कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड लेंथ होता है ये 1.13 एंगस्ट्रॉम होता है। ये बॉन्ड लेंथ कितना होता है? 1.13 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। जानते हो बेटा हमको कहना क्या है? हमको कहना ये है कि अगर ये कार्बन, अच्छा कार्बन मोनोऑक्साइड का होमो और ल्यूमो आपको लोगों को एक बार बताए थे, होमो क्या है, ल्यूमो क्या है? ये होमो क्या है, ल्यूमो क्या है? हाँ ना बोलो ना जल्दी से, नहीं जानते हो तो बताएंगे। ये होमो ल्यूमो नहीं बताए हैं आप लोगों के बैच में। कोई भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन जब लिखते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ना, जैसे मान लो हम लोगों ने ये सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 और ये सिग्मा स्टार वाला खाली है, मान ले वो खाली है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन में सबसे ज्यादा एनर्जी वाला जो भरा हुआ है, जहां तक इलेक्ट्रॉन है, वो हमारा होमो है। होमो का फुल फॉर्म सुनो ना, हाईली ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सबसे ज्यादा एनर्जी वाला ऑक्युपाइड जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है दैट इज होमो फॉर अस, यही हमारे लिए होमो है। सबसे अंतिम में भरा हुआ जो है वो होमो है। ल्यूमो का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो सबसे कम एनर्जी वाला लेकिन खाली। अरे इसके बाद वाला तो सब खाली है, उसके बाद वाला तो सब खाली ही खाली है, लेकिन उन खालियों में बाकी नहीं, जो सबसे कम एनर्जी वाला है, माने होमो के जस्ट बाद वाले को ही क्या बोलते हैं? ल्यूमो बोलते हैं। तो सुनो ना हम कहना क्या चाह रहे हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में जो ल्यूमो होता है वह एंटी बॉन्डिंग वाला होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन जब लिखते हैं तो ये जो ल्यूमो होता है वो कौन होता है? एंटी बॉन्डिंग वाला। और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर घटेगा, ठीक है। जानते हो बेटा ये कार्बन मोनोऑक्साइड जब भी किसी मेटल को अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट किया तो ये बैक बॉन्डिंग के द्वारा यह मेटल भी इस ऑक्सीजन को कहता है कि भाई तू अपना ले ले, और ये अपने तरफ से इसको बैक बॉन्डिंग बना देता है। अपने तरफ से उसको क्या कर दिया? बैक बॉन्डिंग बना दिया। कार्बन मोनोऑक्साइड मेटल के साथ बैक बॉन्डिंग कैसे बना लेता है ये समझ गए? जानते हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोग पढ़ते हैं ना कि मजबूत लिगेंड है, कमजोर लिगेंड है। जो लिगेंड मेटल के जितना क्लोज पहुंच पाए, जो लिगेंड मेटल से जितना क्लोज पहुंच पाए वो उतना मजबूत होगा, और मजबूत वही होगा जो बैक बॉन्डिंग बनाए। बैक बॉन्डिंग बनाएगा तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो निश्चित रूप से इनके बीच में लेंथ ये। कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों मजबूत लिगेंड है इस तरह से भी समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि वो बैक बॉन्डिंग के द्वारा डबल बॉन्ड और बॉन्ड लेंथ मेटल और कार्बन का ये क्या हो जाता है? छोटा, ज्यादा नजदीक तक पहुंच पाया, इसलिए भी मजबूत लिगेंड है। ओके, अब सुनो क्या हुआ। यह मेटल जो अपना इलेक्ट्रॉन दिया हुआ होगा वह कौन सा ऑर्बिटल में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार कौन सा ऑर्बिटल में गया होगा? बॉन्डिंग में कि एंटी बॉन्डिंग में? ये एंटी बॉन्डिंग में गया होगा। एंटी बॉन्डिंग में गया होगा तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ होगा? तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? ये बात समझ में आ गया? कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे ही किसी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में भाग लेगा तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड लेंथ 1.13 से क्या होने लगता है? ज्यादा होने लगता है। इतना कहानी जितना बताए हैं ये पूरा बात समझ में आ गया है सभी लोगों को? कार्बन मोनोऑक्साइड अगर कोई मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने लगे तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड लेंथ क्या हो जाने लगता है? बढ़ने लगता है। इतना कहानी समझ गए थे सभी लोग? हम आगे बढ़े कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में, क्यों पॉइजनस होता है और बॉन्ड लेंथ के बारे में जो जो चीज बताए हैं उतना चीज सुनने के बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सुनो, अरे कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण जो दम घुटने का घटना होता है उसको कौन सा टेक्निकली बायोलॉजी के टर्म में उसको क्या नाम से पुकारते हैं?
अब कॉमन सिस्टम में कहें कि मर गया, ज्यादा आसान है। छोटे बायोलॉजी वाले लोग ऐसा ऐसा टर्म यूज करके मेढक, कितना अच्छा शब्द है, राना टिगरीना, टेंशन से होने लगता है कि क्या बोल रहे हैं। खैर सुनो, आगे बढ़ते चलते हैं। सुनो ना, हमको कहना ये है कि अगर हम लोग K4FeCN6, कौन सा कॉम्प्लेक्स, K4FeCN6 को H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा लें तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। लैब में अगर थोड़े बहुत मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना हो ना तो ऑक्सैलिक एसिड या फॉर्मिक एसिड को हम लोग H2SO4 के ऊपर से पास करवा देते हैं। ऑक्सैलिक एसिड या फॉर्मिक एसिड को पास करवा देते हैं। H2SO4 बोले थे ना आप लोग को, डिहाइड्रेटिंग, बहुत मजबूत डिहाइड्रेट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये OH और ये H, तो ये CO और CO2 इसका मिक्सचर, CO प्लस CO2 का मिक्सचर मिल जाएगा। अब फॉर्मिक एसिड का यूज अगर कर ले तो यहाँ पर क्या चीज मिल जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड ही मिला करता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इस तरह से भी हम लोग बनाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड अगर बनाना हो तो अभी जो रिएक्शन बोले थे वो याद है, क्या बोले थे, K4FeCN6 को हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको हम लोग रिएक्शन करवा लेते हैं क्या चीज के साथ, H2SO4 के साथ, 6H2SO4 प्लस 6H2O के साथ रिएक्शन करवा लेते हैं। तो इसमें हर चीज ऑक्सीडाइज होगा। हर चीज ऑक्सीडाइज होगा तो सबसे पहले ये मेटल जो है वो अपने अपने सल्फेट में बदल जाएंगे। ये K2SO4 प्लस कितना पोटेशियम है 4, तो ये हो जाएगा 2K2SO4। आयरन कितना है, एक ही है, तो वो उधर हो जाएगा क्या चीज में, ये FeSO4। कार्बन जो है वो बदल जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड में, CO 6CO, प्लस ये बदल जाता है 3 मोल ऑफ NH4 का होल 2SO4 में बदल जाता है। ये 3 मोल ऑफ NH4 का होल 2SO4 में बदल जाता है। तो K4, ये रिएक्शन याद रखोगे, K4FeCN6 को H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो कौन सा चीज बना करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बना करता है। ठीक है। अरे क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज होता है बहुत सारे मेटल के एक्सट्रैक्शन में। कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज होता है क्या चीज के रूप में, कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज होता है बहुत सारे मेटल के एक्सट्रैक्शन में। खास तौर पर इसका यूज होता है निकल के एक्सट्रैक्शन में। निकल का एक्सट्रैक्शन हम लोगों के सिलेबस में नहीं है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड के बहाने निकल के एक्सट्रैक्शन पर भी क्वेश्चन पूछ लेता है। आप लोग ध्यान से सुनते चलना, हम निकल के एक्सट्रैक्शन पे बोल रहे हैं। निकल का एक्सट्रैक्शन किया जाता है मोन्स प्रोसेस के द्वारा। निकल का एक्सट्रैक्शन जिस प्रोसेस से होता है उसको हम लोग क्या नाम से पुकारते हैं, मोन्स प्रोसेस बोलते हैं। समझे बेटा, मोन्स प्रोसेस में करते क्या हैं, मोन्स प्रोसेस में निकल का जो भी ओर होता है, मोन्स प्रोसेस में हम लोग करते क्या है कि निकल का जो भी ओर होता है उसके ऊपर से कार्बन मोनोऑक्साइड, उसको हीट करके कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पास करवाते हैं। ठीक है। तो निकल बदल जाता है निकल कार्बोनाइल में, NiCO का होल 4 में बदल जाता है। निकल बदल जाता है क्या चीज में, निकल कार्बोनाइल में बदल जाता है। और ये निकल कार्बोनाइल बहुत ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स नहीं है। ठीक है, बात समझना। देखो, ये निकल का ओर था, इसके ऊपर से हमने कार्बन मोनोऑक्साइड हीटेड फॉर्म में पास करवाया। निकल कार्बन मोनोऑक्साइड जाकर निकल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाया और निकल कार्बोनाइल 800 डिग्री के ऊपर गैस बदल जाता है। वो निकल कार्बोनाइल 800 डिग्री से ऊपर में क्या बदल जाता है, गैस। तो वहां 800 डिग्री से ऊपर में यूज किए तो वो निकल कार्बोनाइल गैस बनकर यहां से क्या हो गया, बाहर निकल गया। जो भी अनवांटेड मटेरियल है वो यहीं बैठा हुआ रह गया। ये गैस जो इधर जमा हुआ है 800 डिग्री से ऊपर 1000 डिग्री सी टेम्परेचर पर हीट कर दो तो निकल अलग, कार्बन मोनोऑक्साइड अलग। निकल नीचे, सॉरी जल्दी जल्दी बोलने में कुछ से कुछ बोल दे रहे हैं। निकल जो होता है निकल कार्बोनाइल में से टूटकर निकल के रूप में डिपॉजिट हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का गैस ही रह जाता है, आगे बढ़ जाता है। तो निकल का प्यूरिफिकेशन एक्सट्रैक्शन दोनों हो जाता है क्या चीज के द्वारा, मोन्स प्रोसेस के द्वारा। और वहां पर हम लोग यूज करते हैं क्या चीज का, कार्बन मोनोऑक्साइड का। जानते हो बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड किसी भी मेटल के साथ जब कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ रहता है ना तो इसको बोलते हैं हम लोग मेटेलिक कार्बोनाइल बोला करते हैं। ऐसे कॉम्प्लेक्स को क्या बोला करते हैं, मेटेलिक कार्बोनाइल बोला करते हैं। ठीक है, एक बात सुनोगे,
आप लोग पढ़े हो ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN, ठीक है। और फिर बाद में बताए होंगे सर कि EAN के बहुत सारे अपवाद भी हैं, बहुत से जगहों पर EAN लागू नहीं भी होता है, ठीक है। EAN के बारे में बताया गया था, लेकिन फिर बाद में बोला गया होगा कि बहुत सारा ऐसा कंपाउंड है जो EAN को नहीं मानता है। एक बात जानते हो, जितने भी मेटेलिक नाइट्रोसाइल होते हैं, सावधानी से सुनना, जितने भी मेटेलिक नाइट्रोसाइल होते हैं ये NO, या जितने भी मेटेलिक कार्बोनाइल होते हैं, मेटल कार्बन मोनोऑक्साइड का कॉम्प्लेक्स, वो सब के सब EAN को मानते हैं, उनमें EAN लागू होता ही होता है। निकल का एटॉमिक नंबर कितना, 28। 4 कार्बन मोनोऑक्साइड ने अपना एक एक लोन पेयर दिया है, तो 4 का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, 28 में 8 जोड़, अगला इनर्ट गैस के बराबर हो गया। जितने भी मेटेलिक नाइट्रोसाइल होते हैं या जितने भी मेटेलिक कार्बोनाइल होते हैं, वो सब के सब EAN को फॉलो करते ही करते हैं, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो यूज हम बोल रहे थे कि इसका यूज होता है क्या चीज के लिए, इसका यूज होता है निकल के एक्सट्रैक्शन के लिए, उसके बारे में बात कर रहे थे। सुनते चलना। जानते हो बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा एक चीज बना लिया जाता है CO+H2, इसको हम लोग बोलते हैं वाटर गैस। CO+H2 को क्या बोलते हैं, वाटर गैस। CO+N2 को बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस, इसको हम लोग क्या नाम से पुकारते हैं, प्रोड्यूसर गैस, ठीक है। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिन गैस। एक बार पूछा था सिन गैस के बारे में, कहाँ आया था, तो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में। कार्बन मोनोऑक्साइड से हम लोग आगे चलते हैं, कार्बन के दूसरे ऑक्साइड के बारे में चर्चा करने चल रहे हैं, जो निश्चित रूप से होगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 के बारे में। अरे बेटा, CO2 के बारे में बहुत ज़्यादा बोलने के लिए नहीं है। CO2 जो होता है वो उसको अगर ठंडा कर दिया जाए तो वो ड्राई आइस के रूप में बोला जाता है, या उसी को सॉलिड CO2 को ड्राई कोल्ड भी बोलते हैं। सॉलिड CO2 को हम लोग ड्राई कोल्ड भी बोलते हैं या ड्राई आइस भी बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड लेंथ होता है वो 1.15 एंगस्ट्रम हुआ करता है। यहाँ का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो 1.15 एंगस्ट्रम हुआ करता है। कहां पर, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड लेंथ होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड में बहुत ज्यादा चीज बताने के लिए नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड से आगे बढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड से आगे एक चीज सुनना, एक टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बोजेन। एक टर्म होता है जिसको हम लोग क्या नाम से पुकारते हैं, कार्बोजेन के नाम से पुकारते हैं। सुनो, कार्बोजेन हम लोग बोलते हैं CO2 और O2 के मिक्सचर को। कार्बोजेन हम लोग बोलते हैं CO2 और O2 के मिक्सचर को कार्बोजेन बोलते हैं, ठीक है। जानते हो क्या, हम लोग, बहुत ध्यान से सुनना, हम लोग अपने नॉर्मल ब्रीदिंग में सांस के रूप में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों को अंदर लेते हैं। ये जो ऑक्सीजन होता है वह जाकर ब्लड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, नाइट्रोजन नहीं बनाता है, तो वो बाहर आ जाता है। लेकिन जो सी डाइवर्स होते हैं, जिनको समुद्र के नीचे जाना पड़ता है, तो कार्बोजेन हम लोग बोलते हैं CO2 प्लस O2 के मिक्सचर को। होता क्या है कि बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पर जो सी डाइवर्स होते हैं, वो जब समुद्र के नीचे जाते हैं तो पानी के हाइट का भी प्रेशर उनके बॉडी पर पड़ता है। उतना ज़्यादा प्रेशर पर जो अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर सिलेंडर में भर के उनको सांस लेने के लिए दिया जाए, तो बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पर नाइट्रोजन भी ब्लड में घुलना शुरू कर देता है, तो फिर कम ऑक्सीजन के कारण उनको दिक्कत होने लगेगा। तो इसलिए उनको मिक्सचर दिया जाता है, क्या चीज़ का, CO2 और ऑक्सीजन का दिया जाता है, ताकि CO2 ब्लड में ना घुले। बात समझ में आया? कार्बोजेन किसको बोलते हैं, CO2 और O2 के मिक्सचर को, ठीक है। अरे बेटा, कार्बन के ऑक्साइड का अगर चर्चा करना है तो कार्बन के एक और ऑक्साइड का चर्चा करना जरूरी है। जानते हो एक बात,
कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऐसा नहीं है कि दो ही ऑक्साइड बनाता है, और भी बहुत सारे ऑक्साइड बनाता है कार्बन। लेकिन इन दोनों ऑक्साइड को अगर छोड़ दें, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड को छोड़ दें, तो बाकी सारे जो ऑक्साइड होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। बाकी सारे जो ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में क्या होते हैं? अनस्टेबल। अरे बेटा, उन अनस्टेबल ऑक्साइड्स में जो थोड़ा स्टेबल है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दें तो बाकी के ऑक्साइड जो होते हैं वो नेचर में अनस्टेबल होते हैं। उन अनस्टेबल ऑक्साइड्स में जो थोड़ा स्टेबल है वो होता है कार्बन सब ऑक्साइड। वो होता है क्या चीज? कार्बन सब ऑक्साइड होता है। और कार्बन सब ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है C3O2। कार्बन के सब ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है क्या चीज? C3O2। और इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, आपको याद है एक एसिड जिसको हम लोग बोलते हैं मेलोनिक एसिड? एक एसिड होता है जिसको हम लोग क्या नाम से पुकारते हैं? मेलोनिक एसिड के नाम से पुकारते हैं। अरे बेटा, मेलोनिक एसिड का फॉर्मूला होता है क्या चीज? ये CH2 COOH, यही होता है ना मेलोनिक एसिड। अगर हम लोग मेलोनिक एसिड को लेकर P2O5 के प्रेजेंस में हीट कर दें, P2O5 के सामने लेकर इसको हीट कर दिया जाए तो यही डिहाइड्रेट होकर बदल जाता है कार्बन सब ऑक्साइड में, C3O2 प्लस H2O में बदल जाता है। और जानते हो बेटा, अगर C3O2 को बाहर से अगर वाटर अवेलेबल करवा दिया जाए, इसको अगर फिर से वाटर से रिएक्शन करवाओ कार्बन सब ऑक्साइड को, तो वो फिर से बदल जाएगा क्या चीज के रूप में? फिर से बदल जाएगा, मेलोनिक एसिड में बदल जाया करता है। ठीक है, अच्छा, तो हम इससे पहले चर्चा कर चुके हैं प्रोड्यूसर गैस क्या है, वाटर गैस क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं ना। सुनो ना, नेचुरल गैस में मेन कंपोनेंट मीथेन होता है। नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट क्या होता है? मीथेन होता है। कोल गैस में सबसे ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन होता है। कोल गैस में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा चीज होता है? हाइड्रोजन होता है। और LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस क्या होता है वो आप लोग जानते ही हो। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन हुआ करता है। जो गोबर गैस होता है, जिसको बायोगैस भी बोलते हैं, उसमें भी मेन कंपोनेंट जो होता है वो मीथेन ही होता है। और जो गोबर गैस या बायोगैस है वहां पर मीथेन का परसेंटेज 60 से 70 के बीच हुआ करता है। ठीक, हम लोग एक टॉपिक चर्चा और करेंगे, उसके बाद ये लेक्चर खत्म करेंगे, और ये टॉपिक का नाम है कार्बाइड। जो चीज हम चर्चा करने चल रहे हैं इसको हम लोग क्या नाम से पुकारते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं कार्बाइड। ये कार्बाइड क्या होता है? सुनना, कार्बन का किसी दूसरे एलिमेंट के साथ बाइनरी कंपाउंड, बाइनरी माने तीसरा एलिमेंट नहीं, अकेला कोई एक एलिमेंट, कार्बन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बाइड। अच्छा, एक चीज देखो, CO2 को क्या नाम से पुकारते हो? अच्छा बेटा, इसको ऑक्सीजन कार्बाइड पुकारा जा सकता है? जवाब है नहीं, ऑक्सीजन कार्बाइड नहीं पुकार सकते हैं। नाम बोलने में कोई भी मॉलिक्यूल का जो नाम बोलते हैं उसमें एक सिस्टम है, और सिस्टम ये है कि जो पूरे मॉलिक्यूल में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है उसका नाम बाद में बोला जाएगा। ये हमेशा कार्बन का ऑक्साइड ही कहलाएगा। अच्छा, OF2 को क्या बोलोगे? ऑक्सीजन फ्लोराइड की फ्लोरीन ऑक्साइड, ऑक्सीजन फ्लोराइड है, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। ठीक है, तो ये सिस्टम है नाम लिखने का। तो कार्बाइड अगर बोल रहे हैं, कोई भी चीज का कार्बाइड बोल रहे हैं, नाम के अंत में कार्बाइड शब्द लगा रहे हैं, इसका मतलब जो दूसरा कंपाउंड, दूसरा एलिमेंट होना चाहिए वो कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस मॉलिक्यूल में, तब नाम के अंत में कार्बाइड शब्द यूज किया जाएगा। तो अगर हम लोगों को कार्बाइड का डेफिनेशन पूछा जाए, अगर हम लोगों को कार्बाइड का डेफिनेशन पूछा जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे कि बाइनरी कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड अदर एलिमेंट which is less electronegative than carbon is called carbide। उनको कार्बाइड के नाम से पुकारते हैं। जानते हो बेटा, कार्बाइड जो होता है वो 3 तरह का होता है। एक को बोलते हैं सॉल्ट लाइक कार्बाइड, एक होता है कोवेलेंट कार्बाइड, एक होता है मेटेलिक कार्बाइड। एक होता है सॉल्ट लाइक कार्बाइड, एक होता है कोवेलेंट कार्बाइड, और तीसरा होता है, क्या बोले थे? तीसरा होता है क्या चीज? इंटरस्टिशियल कार्बाइड या मेटेलिक कार्बाइड। इंटरस्टिशियल कार्बाइड या मेटेलिक कार्बाइड। सॉल्ट लाइक कार्बाइड, जिसमें कार्बन जो है एनाइन के रूप में है और कोई मेटल उसके साथ
कोई मेटल उसके साथ आयनिक लिंकेज बनाए हुए है, उसको हम लोग क्या नाम से पुकारते हैं? सॉल्ट लाइक कार्बाइड। जानते हो बेटा, सॉल्ट लाइक कार्बाइड को 3 भाग में बांटा गया है। कुछ को हम लोग बोलते हैं मिथेनाइड्स, कुछ को हम लोग क्या नाम से पुकारते हैं? मिथेनाइड्स। वह आयनिक कार्बाइड जो वाटर से रिएक्शन करवाने पर मीथेन गैस दे, उनको मिथेनाइड बोलते हैं। मीथेन गैस कौन कौन देता है? जरूर से याद रखना, बेरिलियम कार्बाइड और अल्युमिनियम कार्बाइड। मिथेनाइड का एग्जांपल कौन हो जाता है? Be2C प्लस क्या चीज? Al4C3। ये सब एग्जांपल होता है मिथेनाइड का। मिथेनाइड के बाद दूसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एसिटिलाइड्स। एसिटिलाइड्स किसको बोलते हैं जानते हो? जो एसिटिलीन गैस दे। एसिटिलाइड का एग्जांपल हो जाता है CaC2। एसिटिलाइड का एग्जांपल हो जाता है क्या चीज? CaC2। और तीसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एलाइलाइड्स होता है। एलाइलाइड्स जो हायर अल्काइन बनाए, ज्यादा कार्बन वाला अल्काइन बनाए। ये भी अल्काइने है लेकिन 2 कार्बन वाला। एलाइलाइड का एग्जांपल हो जाता है मैग्नीशियम कार्बाइड Mg2C3। इसको वाटर से रिएक्शन करवाते हैं ना तो प्रोपाइन प्रोड्यूस करता है। इसको वाटर से रिएक्शन करवाते हैं तो कौन सा गैस देता है? प्रोपाइन देता है। जानते हो क्या? दूसरे तरह का कार्बाइड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट कार्बाइड। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक बात सुनना, कोवैलेंट बॉन्ड तो कोई नॉन मेटल बनाएगा। नॉन मेटल जो कार्बन के साथ होना चाहिए वो कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। अरे बेटा, कार्बन में इससे इधर जो है, इस फैमिली से जो इधर है वो सब ज्यादा ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। इसके पहले तो खाली बोरन फैमिली है। अब बोरन फैमिली में भी फिर अल्युमिनियम तो मेटल ही होने लगा। हाँ, तो इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एगो ई रह जाता है, इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव इसी के नीचे एगो ये रह जाता है, क्योंकि इसके नीचे तो फिर मेटलवाइड या मेटल होने लगता है। तो कोवैलेंट कार्बाइड के उदाहरण बहुत कम है। बोरन कार्बाइड या सिलिकॉन कार्बाइड ही कुछ उदाहरण हैं जो असल में कोवैलेंट कार्बाइड है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कार्बन अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कंपाउंड नहीं बनाता है। इतना बनाता है कि पूछो मत। कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलकर तो पूरा बना लेता है, लेकिन ये कंपाउंडों की संख्या इतनी ज्यादा है कि इनको इनऑर्गेनिक से अलग निकालकर अलग ब्रांच में ही दे दिया गया है, ऑर्गेनिक बोल दिया गया है। तो इसलिए कोवैलेंट कार्बाइड्स का संख्या, कोवैलेंट कार्बाइड का दोनों एग्जांपल जो बोले वो याद रह जाएगा। बोरन कार्बाइड और सिलिकॉन कार्बाइड ही प्योर कोवैलेंट कार्बाइड के उदाहरण है। कोवैलेंट कार्बाइड के उदाहरण बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। अरे बेटा, सिलिकॉन कार्बाइड के बारे में आप लोगों को बताए थे कि इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? कार्बोरंडम बोलते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड SiC को ही हम लोग क्या बोला करते हैं। और ये भी हार्डेस्ट सब्सटेंस, बोरन नाइट्राइड के बाद दूसरा सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस यही हुआ करता है। ठीक है, तीसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल कार्बाइड या जिसको मेटेलिक कार्बाइड बोलते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, जैसे बहुत ध्यान से सब लोग सुनना। जैसे मान लो किसी मेटल का लैटिस है, मेटल के एटम कुछ वॉइड्स है। अगर कार्बन को किसी मेटल के साथ एलॉय बना दिया जाए, कार्बन को उन वॉइड्स में बैठा दिया जाए, कार्बन का वैलेंसी कितना? 4। वॉइड में जाकर बैठ गया, एक वैलेंसी से उस मेटल से एक से इससे बॉन्ड बना ले, तो मेटल के बीच में एक्स्ट्रा मजबूती नहीं ये प्रोवाइड करवा देगा। कोई मेटल का लैटिस है और उसके वॉइड्स में जाकर कार्बन बैठ गया है और सबके साथ अगल बगल जो भी इनके अटैच में है सबसे बॉन्ड बना ले, तो मेटल का बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं बढ़ा दिया करेगा। तो इंटरस्टिशियल कार्बाइड जो होते हैं बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं, एक्सट्रीमली हार्ड हो जाता है, बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाते हैं। और इंटरस्टिशियल कार्बाइड का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है इस्पात। स्टील जब बोलते हैं तो थाली गिलास चमचमाता हुआ चीज कल्पना में मत करना, वो स्टेनलेस स्टील है, उसमें कुछ निकल मिला दिया गया है। स्टील का मतलब कार्बन और आयरन का एलॉय। रेलवे लाइन का पटरी स्टील है, वो इस्पात है जिसको बोलते हैं। स्टील का हिंदी होता है इस्पात। बात समझे? तो कार्बन का और आयरन का एलॉय को ही हम लोग क्या नाम से पुकारते हैं? स्टील के नाम से पुकारते हैं। और वो बहुत हार्ड हो जाता है, इसलिए काफी यूजफुल हुआ करता है। ये इतना कहानी समझ में आ गया। इससे आगे का चर्चा हम लोग करेंगे अगले लेक्चर में। आज बस इतना है।